हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक अवर इकोनॉमिक्स क्लास। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय और संबंधित समुच्चय, नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स है, चैप्टर 3 है। हम सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम की, कि राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय होती है, कि अपनी कारक सेवाओं को देने के बदले में प्राप्त पुरस्कार का कुल जोड़ होती है। देखो स्टूडेंट्स, जो हमारी नेशनल इनकम है उसमें हम दो बिंदुओं को सम्मिलित करते हैं। फर्स्ट है आपका कारक आय यानी कि फैक्टर इनकम है। सेकंड है आपका एक देश के सामान्य निवासी हैं यानी कि नॉर्मल रेजिडेंस है। दोनों पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं कारक आय क्या होती है। अगर हम ईजी शब्दों में, आसान शब्दों में समझे तो कारक आय होती है कि काम के बदले में जो हमें भुगतान मिलता है, हम अपनी सेवाएं देते हैं, उसके बदले में हमें क्या मिलती है, इनकम मिलती है। फर्स्ट पॉइंट में है, देखो जो कारक आय होती है उसमें हम 4 पॉइंट्स को सम्मिलित करते हैं। 4 पॉइंट्स में आपका फर्स्ट है कर्मचारियों का पारिश्रमिक है, सेकंड है आपका रेंट है यानी कि लगान है, थर्ड है आपका ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और फोर्थ है आपका प्रॉफिट है। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, कर्मचारियों का पारिश्रमिक क्या होता है। कि हम कर्मचारी के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं, उसके बदले में हमें भुगतान मिलता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए हम किसी कंपनी में काम करते हैं और हम वहाँ पर क्या दे रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसके बदले में हमें क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो कंपनी में काम करता है और 1 महीने तक वो कंपनी में काम करता है। 1 महीने के बाद कंपनी क्या उसको देती है, सैलरी देती है। आपको पता है फ्री में तो कोई काम करेगा नहीं, कि हम फ्री में 1 महीना काम कर रहे हैं उसके बाद हमें कोई भुगतान नहीं मिलता है। तो वो क्या मिल रहा है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक मिल रहा है, कि कर्मचारियों ने जो परिश्रम किया था उसके बदले में कंपनी उनको क्या दे रही है, सैलरी दे रही है। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि लगान क्या है, रेंट क्या है। देखो आज अगर हम वर्तमान टाइम की बात करते हैं तो रेंट का मीनिंग सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। रेंट हम बहुत ज़्यादा वर्ड है वो यूज कर भी रहे हैं। हमने अपनी दुकान किराए पे दे दी है, अपने अपना घर किराए पे दे दिया है, हम रेंट ले रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम उनको अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम मान लीजिए घर को किराए पे दे रहे हैं, तो हम अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसके बाद उसको वो घर किराए पे दे रहे हैं, बदले में हमें वहाँ से क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम दुकान किराए पे देते हैं तो हम क्या लेते हैं, बदले में रेंट ले रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, उस चीज़ को सेक्रीफाइड किया है, क्योंकि हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमने वो किसी को यूज़ करने के लिए दी है और उसके बदले में हम उससे क्या ले रहे हैं, रेंट ले रहे हैं। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि हम अपनी पूंजी को ब्याज पर दे देते हैं ठीक है। तो हम जब अपने पैसे को उधार पे देते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम अपने पैसे को ऐसे ही देंगे और कहेंगे कि ठीक है भैया आप इसको यूज़ कर लो और जब आपका मन हो तब आप उसको वापस दे देना। तो ऐसे तो हेल्प कोई करेगा नहीं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के चक्कर में क्या है, हेल्प करते हैं कि हमें इसके बदले में क्या मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि परिवार द्वारा उनकी पूंजी का उत्पादक इकाइयों द्वारा उपयोग करने के बदले में प्राप्त होने वाली प्राप्तियां होती हैं, कि हम अपना पैसा देते हैं, उसके बदले में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जिससे हमारे पैसे में वृद्धि होती है। उसके बाद है लाभ है। लाभ की हम बात करते हैं, प्रॉफिट की हम बात करते हैं, कि कोई भी उद्यमी है वो कंपनी को स्थापित करता है तो वो उसमें क्या लेता है, प्रॉफिट लेता है, क्योंकि उसमें वो क्या कर रहा है कि विदाउट सैलरी के काम कर रहा है। आप लोगों को पता होगा कि कंपनी के मालिक की है वो सैलरी नहीं होती है, वो सिर्फ क्या करता है, अपना पूरा टाइम देता है कि जिससे मेरा बिजनेस आगे बढ़े, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। प्रॉफिट ही क्या है, उसकी सैलरी होती है। तो फैक्टर ऑफ इनकम आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि जब हम काम करते हैं और काम के बदले में हमें जो भुगतान मिलता है। अब आपका एक और कॉन्सेप्ट है छोटा सा, कि कारक आय क्या है और हस्तांतरण आय क्या है। कारक आय आप लोगों को इजीली समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम हस्तांतरण आय की, यानी कि ट्रांसफर इनकम की। जो कारक आय होती है वो हस्तांतरण आय से थोड़ी सी अलग होती है।
हस्तांतरण आय वह आय है जो एक व्यक्ति को सहायता, चंदे या दान के रूप में प्राप्त होती है। इसको अगर हम एक अलग वर्ड यूज करें तो वो होता है वन साइडेड पेमेंट, होती है एक तरफा भुगतान होता है हस्तांतरण आय। हम हेल्प लेते हैं, उसके बदले में हमें रिटर्न कुछ भी नहीं करना है, वापिस हमें कुछ भी नहीं देना है। देखो, बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है, बुढ़ापा पेंशन दी जाती है, दान दक्षिणा, ये सब आपका क्या है, हस्तांतरण आय है, क्योंकि हम इनको रिटर्न नहीं करते हैं। और फैक्टर इनकम आपको पता है कि हम बदले में क्या दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, उसके बदले में हमें क्या मिल रही है, आय मिल रही है। ठीक है, तो अब आप मान लीजिए ट्रांसफ़र इनकम की बात करते हैं कि बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती है वो गवर्नमेंट किस लिए देती है, कि जो गरीब बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसे की वजह से, फीस की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो स्कॉलरशिप देती है। स्कूल लेवल पे भी, कॉलेज लेवल पे भी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी, हर जगह स्कॉलरशिप दी जाती है कि बच्चा अपने मतलब कि प्रतिभा के दम पे आगे निकले और वो आगे बढ़े। ठीक है, बुढ़ापा पेंशन इसलिए दी जाती है कि एक एज के बाद हम काम नहीं कर सकते हैं और हमें उपभोग के लिए कुछ ना कुछ हर व्यक्ति को चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बुजुर्गों की हेल्प करने के लिए उनको बुढ़ापा पेंशन देती है। अब बात करते हैं हम नॉर्मल रेजिडेंस क्या होता है, सामान्य निवासी क्या होता है। देखो, सामान्य निवासी का मतलब है एक देश का जो व्यक्ति है, ठीक है, यहीं पे रह रहा है, यहीं पे उपभोग कर रहा है, यहीं पे उत्पादन कर रहा है, यहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो क्या है, एक देश का सामान्य निवासी है। देखो, जो साधारणतः संबंधित देश में ही निवास करता है, जिसकी आर्थिक रुचि भी उसी देश में होती है। एक देश में एक वर्ष की अवधि के लिए निवास करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, साधारण निवासी कहा जाता है। और एक व्यक्ति को उस देश में आर्थिक रुचि होती है, वहीं पर वो क्या करता है, उत्पादन भी करता है, उपभोग भी करता है, इन्वेस्टमेंट भी करता है, अपने प्रॉफिट भी वहीं पर कमाता है, तो वो उस देश का क्या कहलाएगा, सामान्य निवासी कहलाएगा। देखो, बाय बर्थ हम बात करते हैं तो हम क्या है, एक देश के सामान्य निवासी होते हैं, क्योंकि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम इसी देश में पैदा हुए हैं, यहीं पे हम रह रहे हैं, यहीं पे हम बड़े हुए हैं। हम मान लीजिए कहीं बाहर दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पर हम या तो काम के लिए गए हैं, हमने अपना काम किया, हम जॉब के लिए गए हैं और हमने जॉब की और हम वापस अपने देश में आ गए हैं, या फिर हम वहाँ पे नागरिकता ले लेते हैं। सेम सिचुएशन क्या है, भारत में भी है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आता है, या तो वो जॉब कर रहा है और जॉब करके वापस अपने देश में चला गया है, या फिर यहीं पे रहने लगा है, उसने नागरिकता ले ली है, सिटीजनशिप ले ली है। लेकिन जो बाय बर्थ होते हैं वो इसी देश के होते हैं, उनको सिटीजनशिप लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम आपको भारत के सामान्य निवासी यानी कि नॉर्मल रेजिडेंस एंड भारत के गैर सामान्य निवासी या नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया, दोनों के डिफरेंस की बात करेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है कि भारत में स्थित विदेशी दूतावास में काम करने वाले भारतीय होंगे। देखो, दूसरे देशों में हमने जो दूतावास बना रखे हैं अपने, ठीक है, दूतावास का मतलब क्या होता है कि हमें खबर रहे, न्यूज़ मिलती रहे कि एक देश की क्या क्रियाएं हैं। देखो, आप देखते होंगे कि हमें पता चलता रहता है कि अब चीन क्या करने वाला है या पाकिस्तान क्या करने वाला है, तो वो हमें किससे पता चलता है, दूतावास से पता चलता है। तो हमारे जो दूतावास हैं वो बाहर देश में स्थित हैं और वहाँ पर हमारे बंदे काम कर रहे हैं, तो वो भारतीय कहलाएंगे, क्योंकि हमने सिर्फ क्या किया है, वहाँ पे अपना दूतावास स्थापित किया और वहाँ पर हम काम कर रहे हैं, ना कि वहाँ उस देश की नागरिकता हमने ले ली है। ठीक है, भारत के गैर निवासियों का है कि कनाडा और जापान में स्थित भारतीय दूतावास में काम करने वाले विदेशी कहलाएंगे। अब मान लीजिए भारत में कनाडा और जापान के दूतावास यहाँ पर स्थापित हैं, तो यहाँ पर कनाडा और जापान के बंदे अपने अपने दूतावास में काम करेंगे, तो वो भारत के नहीं कहलाएंगे, वहीं के कहलाएंगे, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, अपने दूतावास में सिर्फ काम कर रहे हैं, उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं ली है। सेकंड पॉइंट है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, WHO में काम करने वाले भारतीय भारत के सामान्य निवासी कहलाएंगे। अब मान लीजिए कोई डॉक्टर है, ठीक है, वो WHO में काम कर रहा है, तो वो सिर्फ वहाँ पे जॉब कर रहा है, ठीक है, निवासी वो कहाँ का कहलाएगा, भारत का ही कहलाएगा। भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम करने वाले विदेशी कहलाएंगे। मान लीजिए बाहर के डॉक्टर हैं, यहाँ पर
जॉब के लिए आते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है, रिसर्च करते हैं, तो वो वहीं के कहलाएंगे, भारत के नहीं कहलाएंगे। भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यालय में काम करने वाले स्थानीय लोग भी क्या कहलाएंगे, भारत के ही कहलाएंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में मान लीजिए कोई भारतीय काम करता है तो वो भारत का कहलाएगा, वो गैर निवासी नहीं कहलाएगा। सेम सिचुएशन ऐसी ही है कि भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कोई बाहर का व्यक्ति आकर काम कर रहा है, मान लीजिए कोई जर्मनी का है, उसको हमने डायरेक्टर बना दिया है IMF का, तो वो जर्मनी का ही कहलाएगा, भारत का नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, IMF में काम कर रहा है। शेष विषयों में भारत का राजदूत हमेशा भारत का ही राजदूत कहलाएगा। वो सिर्फ क्या कर रहा है, वहाँ पर अपनी न्यूज़ पहुंचाने का काम कर रहा है, ना कि वहाँ पर रहने के लिए जा रहा है। अब मान लीजिए हम यहाँ से कोई राजदूत भेजते हैं अमेरिका में और बोलते हैं कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उसको ये बातें कहनी है, तो वो वहाँ पर जाएगा और अपनी न्यूज़ देगा और वापस भारत में आ जाएगा। भारत में शेष विषय का राजदूत, बाहर से कोई राजदूत भारत में आता है तो वो भारत का नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ क्या कर रहा है, अपनी जॉब कर रहा है, अपना काम कर रहा है। भारत में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रह रहे विदेशी नागरिक, मान लीजिए वो पढ़ाई के लिए आए हैं या फिर रिसर्च के लिए आए हैं, तो वो भारत के ही कहलाएंगे अगर उन्होंने यहाँ की नागरिकता ले ली है तो। और भारत में 1 वर्ष से कम अवधि के लिए काम कर रहे विदेशी तकनीक विशेषज्ञ हैं। अब मान लीजिए भारत में कोई आया है काम करने के लिए और उसको 1 साल से कम रहता है, 6 महीने में, 8 महीने में वापस चला जाता है, तो वो भारत का गैर निवासी ही कहलाएगा। ठीक है, भारत के सामान्य निवासी और भारत के गैर निवासी दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम नेशनल इनकम में यही आपको बताएंगे कि जो राष्ट्रीय आय है उसमें भारत के सामान्य निवासियों की आय को ही शामिल किया जाता है, गैर निवासियों की आय को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय में केवल एक देश के सामान्य निवासियों की आय को सम्मिलित होती है, इसमें गैर निवासियों की आय को सम्मिलित नहीं किया जाता है, भले ही वह हमारे देश के नागरिक हों। मान लीजिए हमारे देश का नागरिक है, अमेरिका में चला गया है, वहाँ की सिटीजनशिप ले ली है, उसकी आय यहाँ पे काउंट नहीं होगी, उसकी आय कहाँ पे काउंट होगी, अमेरिका में ही काउंट होगी। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है आपका डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम क्या होती है, घरेलू आय और राष्ट्रीय आय। अब इसी वीडियो में अगर हम बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हम नेक्स्ट वीडियो में डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, हम बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के लिए बहुत बहुत थैंक यू।